तो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है मुगल प्रशासन एवं कला। मुगल प्रशासन एवं कला। मुगल प्रशासन एवं कला। देखो भाई साहब, आपके सिलेबस में मुगलों का राजनीतिक जोरदार, आपके सिलेबस में मुगलों का केवल प्रशासन और कला है, ठीक है ना। इस हमारे पास में इसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। कौन थे मुगल, ये तो समझ लो। मुगल जो थे वो मुगल तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। मुगलों का मुगल कौन थे? तुर्क थे और मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है फरगना। क्या नाम है? मध्य एशिया के फरगना के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फरगना। वर्तमान में फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में फरगना कहाँ पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। ढंग से समझना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके सिलेबस में तो नहीं है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको कम से कम मुगल वंशावली का तो पता होना ही चाहिए। मुगल वंशावली का पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ध्यान रखना, भारत में आने वाला पहला शासक, पहला मुगल जो शासक था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर था, जो भारत में 1526 ईस्वी में आया था और 1530 ईस्वी में दुनिया से चला गया था। यानी भारत में 1526 से 1530, गुड आफ्टरनून अमित सैनी, 1526 से 1530 के बीच में भारत में आया, भारत में शासन किया और फिर बाद में दुनिया से विदा हो गया। बाबर के बाद में इसका पुत्र जो था, इसके पुत्र का नाम था हुमायूं। होने में तो इसके बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं शासक बना। हुमायूं की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल थी। 1530 से लेके और 1540 तक इसने क्या किया? शासन किया लगातार। बाद में गैप आ गया इसके शासन के अंदर, गैप आ गया और फिर 1555 से 1556 के बीच में शासन किया। आप कहोगे कि ये गैप क्यों आया है? तो ये गैप इसलिए आया है क्योंकि इस गैप में एक नया राजवंश आ गया था और उस नए राजवंश का नाम था सूरी वंश। कौन सा वंश था? सूरी वंश आ गया था। और सूरी वंश का जो शासन था वो 1540 से लेके और 1555 तक रहा था, ठीक है ना। बीच में एक नया राजवंश आ गया जिसे कहते हैं सूरी वंश, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? हुमायूं की स्थिति बड़ी डावाडोल थी भाई साहब। हुमायूं व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छा था, व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छा आदमी था, परंतु शासक के रूप में हुमायूं की वही अच्छाइयां उसकी बुराइयां बन गई थी। देखो भाई, राजनीति में कई सारी चीजें जो आम जिंदगी में अच्छी होती है ना, वो राजनीति में अवगुण बन जाते हैं। जो सामान्य व्यक्ति के अंदर जिन्हें गुण कहा जाता है, सद्गुण कहा जाता है, जैसे विश्वास करना, है ना, विश्वास करना, माफ कर देना, बांट कर खाना, ये सामान्य मानवीय गुण होते हैं। परंतु ये गुण जब राजनीति में पहुंच जाते हैं ना, राजा के लिए जब ये गुण होते हैं ना, राजा के अंदर अगर ये गुण होते हैं तो ये गुण नहीं बल्कि अवगुण हो जाते हैं। ये उसके पतन का क्या बन जाते हैं? कारण बन जाते हैं। राजा अच्छा राजा नहीं माना जाता है अगर वो ज्यादा विश्वास करने वाला होता है। तो जो माफ कर दे वो कैसा राजा? समझ में आ गया?
हमें राजनीति के अंदर बहुत बार हमें जानते हुए भी कि सामने वाला सही है तो भी हमें दंड देना पड़ जाता है, ठीक है ना। ये राजनीतिक दावपेच होते हैं, वहां पर माफ जो कर देता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कुछ ऐसे अवगुण थे जो होते तो गुण है लेकिन राजा में आ जाते हैं तो अवगुण हो जाते हैं। इन्हीं अवगुणों की वजह से इसे 1540 से 1555 के बीच में 1540 से 1555 के बीच में राज्य विहीन होकर इधर उधर भटकना पड़ा था। समझ में आ रही बात। और इसी दरमियान इसने एक शादी भी करी और उस शादी से इसका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम बड़ा फेमस हुआ। विश्व प्रसिद्ध शासकों के अंदर उसकी गिनती की जाती है। जो तीसरा शासक था मुगल वंश का, उसका नाम था अकबर। कौन था? अकबर था। और अकबर ने 1556 से लेके और बहुत लंबा शासन 1605 तक ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और अकबर को ही, वास्तव में अकबर को ही मुगल काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक अकबर को ही माना जाता है। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बाद में 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में एक नया शासक बना, एक नया व्यक्ति शासक बना जो अकबर का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? होने में तो अकबर का ही पुत्र था। बड़े नाजों से पाला गया था क्योंकि बड़ी मुश्किल से हुआ था। और उसका असली नाम था सलीम। वास्तविक नाम क्या था? सलीम। बाद में यही सलीम जो है वो जहांगीर के नाम से, किसके नाम से? जहांगीर के नाम से क्या बना था? शासक बना था। और इसने 1605 से लेके और मोटे मोटे रूप से 1627 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था, ठीक है ना। इसके मरने के बाद में नया शासक आया जो इसी का पुत्र था, जिसका नाम था शाहजहां, जिसके बचपन का नाम खुर्रम था। लेकिन शासक बनने से पहले ही इसका नाम क्या हो गया था? शाहजहां की उपाधि दे दी थी इसके पिता के द्वारा, जिसने 1628 से कुछ दिनों का गैप आया था भाई। 1628 से लेके और 1658 तक शासक के पद पर रहा। किंतु इसकी जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु 1666 में हुई थी। कब हुई थी? 1666 के अंदर हुई थी। 8 साल तक नॉर्मली इसकी बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं शासक बना, हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर शासक बना, अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर शासक बना, और जहांगीर की मृत्यु हुई तो शाहजहां शासक बना। परंतु शाहजहां की मृत्यु से पहले ही उसका पुत्र, 6ठे नंबर पे जो आया उसका पुत्र, उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। ये क्या बन गया? शासक बन गया। आप कहोगे जरूर कि 8 साल तक इसने क्या किया? शाहजहां ने 8 साल तक क्या किया? बोलो इतने दिन क्या किया? तो शाहजहां कहता है, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। किसे? मुमताज को याद किया। 8 वर्ष तक शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब की कैद में मरना पड़ा और उसी कैद में उसकी मृत्यु हो गई थी। लाल किले, आगरा के लाल किले में स्थित मुसम्मन बुर्ज में अकबर ने अपनी जिंदगी के 8 वर्ष बिताए भाई साहब, ठीक है ना। औरंगजेब ने 1658 से लेके और 1707 तक क्या किया? शासन किया, है ना भाई।
ये था मुगल राजवंश, मुख्य राजवंश। इसके बाद जो भी आए सब कचरा ही आए, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो अब हम बात करते हैं मुगल प्रशासन की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? मुगल प्रशासन की। और मुगल प्रशासन में जो नींव की ईंट थी, या ये जो समझ लो कि मुगल प्रशासन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो इंपॉर्टेंट चीज जो प्रशासन का आधार थी, वो थी मनसबदारी व्यवस्था। बहुत प्यारी चीज है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था, यही मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का आधार बनी थी, ठीक है ना। मनसबदारी व्यवस्था की मैं बात करने जा रहा हूं, ढंग से समझना। ये मुगलों की एक सैन्य व्यवस्था थी, मुगलों की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। मुगलों की सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, मनसबदारी व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी कैसे हुई, तो ढंग से समझना। मुगल सरकार को एक फौजी सरकार कहा जाता है। मुगल सरकार को क्या कहा जाता है? एक फौजी सरकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझना। पहली बात तो फौजी सरकार किसे कहते हैं? सैनिक सरकार या फौजी सरकार किसे कहते हैं? देखो बच्चों, दो प्रकार के पद होते हैं, एक तो होते हैं सैनिक पद और एक होते हैं असैनिक पद। जैसे हमारे यहाँ पर कलेक्टर, ठीक है ना, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीओ, ये क्या है? ये असैनिक पद है। प्रशासनिक पद तो है, लेकिन कौन से पद है? असैनिक पद है। यानी यहां पर असैनिक लोगों की भर्ती की जाती है। लेकिन जहां पर ऐसे असैनिक पदों पर भी अगर सैनिकों की ही भर्ती की जाए तो उस सरकार को फौजी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौजी सरकार कहा जाता है। और सर जदुनाथ सरकार ने मुगल सरकार को एक फौजी सरकार का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे असैनिक पदों पर भी सैनिकों की ही भर्तियां की जाती थी। समझ में आ गया? तहसीलदार कौन है? एक फौजी होगा। राजस्व अधिकारी कौन होगा? एक फौजी होगा। हर बड़े पद पर किसी न किसी सैनिक अधिकारी की ही नियुक्ति की जाती थी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सैन्य व्यवस्था तो थी, साथ में ये प्रशासनिक व्यवस्था का भी आधार थी, ठीक है ना, क्योंकि प्रशासनिक पदों के ऊपर सैनिकों की ही भर्ती की जाती थी। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसमें एक मेन शब्द आया है मनसब। इसका मेन शब्द क्या है? मनसब इसका मेन शब्द है। और इस मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? इस मनसब का अर्थ होता है पदक्रम। मनसब का मतलब होता है पदक्रम। और पदक्रम का मतलब क्या होता है? पदक्रम का मतलब क्या होता है? तो पदक्रम को मैं हिंदी में बता देता हूं। पदक्रम को हिंदी में कहा जाता है रैंक। क्या कहा जाता है? रैंक। अब रैंक शब्द से समझ में आ गया होगा? अरे रैंक तो समझ में आ गया होगा ना, पदक्रम तो समझ में नहीं आया था, लेकिन रैंक तो समझ में आ गया होगा ना कि रैंक किसे कहते हैं। रैंक का मतलब होता है बड़े छोटे का अंतर करना। किसका अंतर करना? रैंक का मतलब होता है बड़े और छोटे का क्रम। बड़े छोटे का बड़े छोटे अधिकारियों का क्रम। कौन सा अधिकारी बड़ा है, कौन सा अधिकारी छोटा है? सब जगह होते हैं ये क्रम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना यार। क्रम तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना भाई।
सही बात है ना। जैसे देखो क्लास के अंदर हम एक क्रम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, क्रम हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर रैंक बनाते हैं अपन, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है फर्स्ट रैंक, जिसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है वो सेकंड रैंक। इस तरीके से क्रम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों के अंदर, कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन स्टूडेंट्स का क्रम निर्धारित किया जाता है। समझ में आ रही बात आपको। जैसे होटलों में होता है, फर्स्ट स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके 1 स्टार लगा हुआ है, जो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटी है, और जिसमें 7 स्टार लगे हुए हैं वो सबसे बड़ी है। समझ में आ गया, अच्छी है, बेस्ट है। फिर 6 वाली थोड़ी कम, थर्ड 5th वाली थोड़ी और कम, 4th वाली थोड़ी और कम, थर्ड वाली थोड़ी और कम। समझ में आ रही बात आपको। बड़े छोटे का क्रम हो गया होटलों में। ठीक इसी प्रकार पुलिस अधिकारियों के अंदर भी होता है, आप देख लीजिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। यहाँ पर हमने कैसे किया है कि जितने ज़्यादा स्टार हैं, जितनी बड़ी संख्या आ रही है स्टारों की, उतना ही बड़ा अधिकारी है। तो क्या हुआ कि सारे सैनिक अधिकारी जो है, सैनिक नहीं, सैनिक अधिकारी, अब बहुत सारे सैनिक अधिकारी थे। अकबर जब शासक बना ना, तब अकबर के समय पर देखो, अकबर के समय पर जो मुगल राजवंश था ना, अकबर के समय पर जो मुगल राजवंश था, उसकी स्थिति बड़ी कमजोर स्थिति थी। कमजोर स्थिति कैसे थी? कमजोर स्थिति ऐसे थी कि देखो, पिताजी बाबर जो आया, उसने युद्ध ही युद्ध लड़े, प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित ही नहीं कर पाया, करता उससे पहले ही मर गया। हुमायूं की भी स्थिति ऐसी थी। शुरुआत के 10 साल 1530 से 1540 तक तो उसने कुछ भी नहीं किया, ऐश व आराम किए बस, और थोड़े बहुत युद्ध लड़े। बाद में साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया, फिर दोबारा उसने प्राप्त किया। तो प्राप्त करने के बाद में जुलाई 1555 में तो वापस शासक बना, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30 जनवरी को उसकी क्या होगी, 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आ रही बात आपको। इसलिए वो भी प्रशासन की व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था। अकबर को टाइम मिला, तब अकबर ने शासक बनने के बाद में क्या किया कि प्रशासन को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश करी, ठीक है ना। और अकबर ने सीधा सीधा काम ये किया कि बहुत सारे सैनिक अधिकारी थे, ये पता ही नहीं चलता था कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। समझ में आ रही बात। ये पता ही नहीं चलता था कि कौन सा अधिकारी तो बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा अधिकारी किसको सैल्यूट मारेगा, किसके आज्ञा का पालन करेगा, ये पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो अकबर ने क्या किया कि अपने जितने भी सैनिक अधिकारी थे, 1567 की बात है, कब की बात है, 1567 के अंदर, 1567 के अंदर अकबर ने अपने सभी सैनिक जो अधिकारी थे, ढंग से समझना, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, जितने भी सैनिक अधिकारी थे, उन सभी सैनिक अधिकारियों को रैंक्स प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी? रैंक्स बांट दी। और रैंक्स बांटने से क्या हुआ? रैंक्स बांटने से ये हुआ कि ये पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब उनको रैंक देने का, रैंक का मतलब ही मनसब होता है, ध्यान रखना
कि रैंक का मतलब ही क्या होता है, मनसब होता है। तो उनको क्या बांट दी, रैंक्स बांटने का मतलब क्या है कि उन्हें मनसब बांट दी। क्या बांट दी, उन्हें मनसब बांट दी। और किस आधार पर बांटी, तो ध्यान रखना अकबर ने अपने सभी सैनिक अधिकारियों को जो मनसब बांटी ना, वो किस आधार पर बांटी, वो दशमलव प्रणाली के आधार पर बांटी है। दशमलव प्रणाली के आधार पर बांटी थी। दशमलव प्रणाली क्या होती है, ऐसे 10, 20, 30, 100, 200, 300 और आगे चलो 1000, 1500, 2000, 2500 और बढ़ती गई। समझ में आ रही बात आपको, लक्ष्य यादव। इस तरीके से संख्या, उनको संख्या में बांट दिया। किस तरीके से बांट दिया कि जैसे किसी को कह दिया 10 की रैंक है, किसी को 20 की रैंक, किसी को 30 की, उसकी योग्यता के आधार पर 30 की रैंक, किसी को 100 की रैंक, किसी को 400 की रैंक, किसी को 300 की रैंक, किसी को 1000 की रैंक, किसी को 1500 की रैंक। और जितनी बड़ी संख्या होगी, ढंग से समझना, इसका मतलब है कि जितनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या उतना ही बड़ा अधिकारी, उतना ही क्या होगा, बड़ा अधिकारी होगा। समझ में आ रही बात आपको। जैसे मान लो मैं अकबर हूं और मैंने लक्षा को कह दिया कि लक्षा तुम 5000 की मनसबदार हो। क्या हो, 5000 की मनसबदार हो। मनसबदार को इंग्लिश में कहेंगे रैंक होल्डर। योर रैंक इज 5000। क्या हो गया, 5000 इज योर रैंक, इज योर मनसब। समझ में आ रही बात आपको। और सुरेखा थोड़ी छोटी है तो मैंने कह दिया कि सुरेखा यू है कि तुम्हें 3000 की मनसब दी जाती है, 3000 की रैंक दी जाती है। ठीक है ना, 3000 की क्या दी जाएगी, रैंक दी जाएगी। तो बड़ी संख्या किसकी है बोलो, बड़ी संख्या है लक्षा की। आज तो पायल पदमपुरा भी आई है। गुड इवनिंग। बड़ी संख्या किसकी है, लक्षा की। तो लक्षा बड़ी अधिकारी हो गई, सुरेखा छोटी अधिकारी हो गई। अर्थात सुरेखा को लक्षा का कहना मानना पड़ेगा। अगर दोनों को किसी सैनिक अभियान में भेजा गया है, दोनों को किसी सैनिक अभियान में भेजा गया है, तो सुरेखा को लक्षा का कहना मानना पड़ेगा। सुरेखा को लक्षा के सामने सैल्यूट मारना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको, समझ में आ रही है कि बात आपको। तो ये बड़ी संख्या होने का मतलब ही है कि वो कैसा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है। समझ में आ रही बात आपको। बड़ा सैनिक अधिकारी है। क्लियर। बड़ा अधिकारी होने का क्या मतलब हुआ, ढंग से समझना, एक एक चीज समझाते जा रहा हूं। बड़ा अधिकारी होने का क्या मतलब हुआ, बड़ा अधिकारी होने का मतलब हुआ कि उसका वेतन ज्यादा होगा, वेतन ज्यादा होगा, उसको सुख सुविधाओं के साधन, सुविधाएं ज्यादा होगी, सुविधाएं ज्यादा होगी। और तीसरी चीज है, मुगल दरबार में, मुगल दरबार में, मुगल दरबार में क्या होगा, मुगल दरबार में उसकी, मुगल दरबार में उसकी स्थिति कैसी होगी, इसको भी डिसाइड करेगा। अर्थात वो दरबार के अंदर कहां खड़ा रहेगा, कहां बैठेगा। पहली बात तो मुगलों के यहां दरबार में बैठते नहीं थे दरबारी लोग, खड़े रहते थे सामने, लाइन लगा के खड़े रहते थे। इस तरीके से मान लो ये शासक है, ये शासक बैठा हुआ है। अब इसके सामने
लाइन लगा के यूं खड़े हुए हैं। फिर इसके पीछे एक, फिर इनके पीछे, समझ रहे हो? ये तो है शासक, ये तो है कौन? शासक। और ये सारे हैं अधिकारी, सैनिक अधिकारी, मनसबदार। अब ये कौन सा अधिकारी किस लाइन में खड़ा रहेगा? जो जो आगे आगे लाइन के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं वो आगे आगे लाइन में, फिर उससे छोटे अधिकारी पीछे वाली लाइन में। जैसे मान लीजिए ये 5000 की मनसबदारों की लाइन है, ये 4000 के मनसबदारों की लाइन है, ये 3000 के मनसबदारों की लाइन है, फिर उसके पीछे 2000 के मनसबदारों की लाइन है। ठीक है ना? तो जो जितना बड़ा, जो राजा के जो बादशाह के जितना नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा अधिकारी होगा। ठीक है ना? और जिसकी जितनी ज्यादा रैंक होगी, यानी सीधी सी बात है कि ये 5000 की लाइन है, 5000 मनसबदारों की लाइन है, तो लक्षा तो यहाँ खड़ी रहेगी, और सुरेखा 3000 है ना, तो ये 4 और ये 3, सुरेखा यहाँ खड़ी रहेगी, इस लाइन में खड़ी रहेगी। समझ में आ गया क्या? तो मुगल दरबार में 3 चीजें डिसाइड करता था, जिसकी संख्या जितनी ज्यादा, ये जो संख्या है ये क्या चीजें डिसाइड करती थी? पहली तो ये डिसाइड करती थी कि व्यक्तिगत वेतन क्या होगा, दूसरा उसको सुख सुविधाओं के साधन कितने दिए जाएंगे, और तीसरा मुगल दरबार में उसकी स्थिति क्या होगी। ये कौन डिसाइड करता था? ये हर अधिकारी की जो ये मनसब है ना, ये संख्या ये डिसाइड करती थी। समझ में आ गई की बात आपको? जिसकी जितनी ज्यादा मनसब है, जिसकी जितनी ज्यादा ऊंची रैंक है, उसको उतना ही ज्यादा वेतन। एक और खास बात, 5000 का मनसबदार है, जैसे मान लो मैंने कहा था लक्ष्य 5000 की मनसबदार है, और अमित सेनी भी 5000 का मनसबदार है। ठीक है ना? दोनों 5000 के मनसबदार हैं, तो दोनों इसी लाइन में खड़े होंगे। दोनों का वेतन भी कैसा होगा? बराबर होगा। दोनों को 3 BHK का फ्लैट दिया जाएगा रहने के लिए। घोड़े रथ वथ जितने भी होंगे ना, वो फिक्स होंगे, तो सबके बराबर। और मुगल दरबार में समान स्थिति में रहेंगे, आगे पीछे नहीं रहेंगे, एक ही लाइन में खड़े रहेंगे। क्या आपको समझ में आ गई क्या ये बात जो मैं बता रहा हूं? जो अरे बोलो, समझ में आ गया क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब ढंग से समझो। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जहां पर मनसब शब्द का अर्थ था पदक्रम या रैंक, जो छोटे और बड़े अधिकारी का क्रम निर्धारित करते थे। 1567 में सबसे पहले अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को रैंक्स वितरित की, रैंक्स बांट दी। ठीक है? अर्थात क्या बांट दी? मनसब बांट दी। क्लियर? किस आधार पर बांटी थी? दशमलव प्रणाली के आधार पर बांटी थी। अब दशमलव प्रणाली का मतलब क्या है? आगे जीरो लगेगी, किसी भी संख्या के आगे जीरो। जितनी ज्यादा जीरो होगी वो उतना ही बड़ा अधिकारी होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 1100 नहीं आता था, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, और क्रम बढ़ता ही जाता था। ठीक है ना भाई? कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई साहब, ये संख्या बढ़ने से क्या मतलब हुआ? हर आदमी की रजिस्टर पे लिखा हुआ है लक्षा यादव, नीचे लिखा हुआ है 5000। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5000 मनसब, 5000 मनसब लिख दिया भाई साहब। ठीक है ना? 5000 मनसब है लक्षा यादव। क्लियर? यानी और 5000 का, 4000 का, 3000 का, सबका वेतन फिक्स था। समझ में आ रहा है?
सबको सुख सुविधाओं के साधन फिक्स थे, और मुगल दरबार में उनकी स्थिति, उनके खड़े रहने की स्थिति भी क्या थी, फिक्स थी। समझ में आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले ढंग से समझना, अकबर ने, अबुल फजल बताता है, कौन बताता है? अबुल फजल बताता है अपने आईने अकबरी के अंदर। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी के अंदर बताया है, किताब का नाम है आईने अकबरी। अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी किताब के अंदर कहा है कि कुल मिला के 66 प्रकार के मनसबदार होते थे। 66 मनसबदारों के प्रकार कितने थे? 66 प्रकार थे मनसबदारों के, लेकिन होते तो 66 थे, लेकिन अकबर के समय 33 प्रकार के ही क्या रहे? प्रचलित रहे। 33 प्रकार के ही क्या रहे थे? प्रचलित थे। 33 प्रकार की मनसबें प्रचलित थी। बाकी होती कितनी थी मनसबदारी के अंदर? 66 प्रकार की मनसब होती थी, लेकिन प्रचलित कितनी थी? 33 प्रकार की ही मनसबें प्रचलित थी। समझ में आ गया?